सेकंड क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या है, पहला क्वेश्चन शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रेन एनर्जी यूनिट 2 स्ट्रेन एनर्जी, इसका लेसन यूनिट का नाम ही है, या तो कहें लेसन का नाम। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, जिसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, उसे ही स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। रेसिलियंस क्या है? रेसिलियंस इलास्टिक लिमिट तक अब्सॉर्ब की गई स्ट्रेन एनर्जी को रेसिलियंस कहते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या है? वह अधिकतम लिमिट जिस तक और अधिक वस्तु को ना खींची जा सके, इलास्टिक लिमिट कहलाती है। ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट तक एब्सॉर्ब की गई एनर्जी को, स्ट्रेन एनर्जी को, और स्ट्रेन एनर्जी क्या है? बल लगाया जाता है और ऊर्जा संग्रहित हो जाती है। ऊर्जा ही है बल, बल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा ही स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो इन स्ट्रेन एनर्जी को रेसिलियंस कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी को रेसिलियंस कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है रेसिलियंस। प्रूफ रेसिलियंस क्या है? इलास्टिक लिमिट तक बॉडी में स्टोर होने वाली मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को प्रूफ रेसिलियंस कहते हैं। इलास्टिक लिमिट तक बॉडी में स्टोर होने वाली मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को प्रूफ रेसिलियंस कहते हैं। इलास्टिक लिमिट तक बॉडी में स्टोर होने वाली मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को प्रूफ रेसिलियंस कहते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को ही प्रूफ से याद रखेंगे, मैक्सिमम। ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी। मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस क्या है? मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस प्रति इकाई आयतन स्ट्रेन एनर्जी को मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस कहते हैं। प्रति इकाई आयतन स्ट्रेन एनर्जी को, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित स्ट्रेन एनर्जी को मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस कहते हैं। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या है? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, जो लोड धीरे धीरे जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ता है, उसे ग्रेजुअली अप्लाइड लोड कहते हैं। धीरे धीरे जीरो से मैक्सिमम तक बढ़ता है। ठीक है। सडनली अप्लाइड लोड क्या है? सडनली जो लोड अचानक लगाया जाता है। इम्पैक्ट लोड क्या है? जब कोई वस्तु गिरकर लोड लगाती है उसे इम्पैक्ट लोड कहते हैं। जब कोई वस्तु गिरकर लोड लगाती है उसे इम्पैक्ट लोड कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी को विस्तार से समझाइए, दीर्घ आ गया। जब कोई बॉडी लोड के कारण डिफॉर्म होती है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, जिसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। लोड के कारण डिफॉर्म होती है जब कोई बॉडी, तो उसमें क्या होता है? स्ट्रेन एनर्जी होती है, स्टोर हो जाती है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। U बराबर 1/2। तो जब कोई लोड बॉडी लोड के कारण डिफॉर्म हो जाती है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसे स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो U बराबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है। तीनों को गुणा कर देंगे, SS इंटू बी, स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूम को हाफ करके गुणा करेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा आपका। इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेन एनर्जी का सेकेंड फार्मूला U बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E इंटू वॉल्यूम, जहाँ E क्या है? E क्या है आप लोग बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। रेसिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस में समझाइए। रेसिलियंस और मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस समझाइए। तो रेसिलियंस इलास्टिक लिमिट तक एब्सॉर्ब की गई एनर्जी हो गया, और मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस हो जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी क्या है? स्ट्रेन एनर्जी आप लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर देख लेना। यूनिट क्या हो जाएगा? जूल प्रति मीटर क्यूब।
डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग समझाइए। ग्रेजुअल लोड धीरे धीरे बढ़ता है, सडन लोड अचानक लगता है, इम्पैक्ट लोड ऊंचाई से गिरने पर लगता है। सडन देखिए भाई उसमें इसमें नाम में ही छिपा है, सडन अचानक लगेगा, ग्रेजुअल धीरे धीरे बढ़ता है और इम्पैक्ट लोड ऊंचाई से गिरने पर लगता है। इम्पैक्ट लोड में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ऊंचाई से गिरने पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगी। स्ट्रेस को आप प्रेशर से याद रखेंगे, रिलेटेड करके प्रेशर को ही स्ट्रेस कहते हैं। ऊंचाई से गिरने पर ज़्यादा रहेगा। स्ट्रेन एनर्जी के केस समझाइए, स्ट्रेन एनर्जी के केस। तो ग्रेजुअल, तो स्ट्रेन एनर्जी के केस समझाइए। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, जब कोई बॉडी डिफॉर्म हो जाती है तो एनर्जी स्टोर होती है, तो उससे इसमें स्ट्रेन एनर्जी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी के केस पढ़ेंगे हम लोग। ग्रेजुअल लोड हाफ पी इंटू डेल्टा, हाफ पी इंटू डेल्टा। सडन लोड ई बराबर पी इंटू डेल्टा, ठीक है। इम्पैक्ट लोड में क्या रहेगा, यू बराबर पी इंटू एच प्लस डेल्टा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। स्ट्रेन एनर्जी के केस हो जाएगा जहाँ पी बराबर लोड, डेल्टा बराबर डिफॉर्मेशन, एच बराबर हाइट। शॉर्ट आंसर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से, ये टॉपिक है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, वह स्ट्रेस जहाँ शीयर स्ट्रेस शून्य होता है प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। अगला है प्रिंसिपल प्लेन क्या है, प्रिंसिपल प्लेन जहाँ वह शीयर स्ट्रेस जीरो होता है, वह प्लेन जहाँ शीयर स्ट्रेस जीरो होता है, ठीक है। वहाँ स्ट्रेस जीरो होगा, यहाँ प्लेन जीरो होगा, जीरो ही रहेगा दोनों। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस क्या है, तो वह स्ट्रेस जो किसी बिंदु पर अधिकतम शीयर उत्पन्न करता है, वह स्ट्रेस जो बिंदु पर अधिकतम किसी बिंदु पर अधिकतम शीयर उत्पन्न करता है मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस कहलाता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस को एक्सप्लेन कीजिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वह नॉर्मल स्ट्रेसेस है जहाँ शीयर स्ट्रेस जीरो होता है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, लॉन्ग में भी आ गया। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपान 2 प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपान 2 का होल पावर 2 धन डेल्टा का पावर 5 SI होगा, इसका देख लेना क्या है। तो डेल्टा का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा भी हो सकता है। मोर सर्किल क्या है, मोर सर्किल एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम प्रिंसिपल स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस निकाल सकते हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ से बनाया जाता है मोर सर्किल, ठीक है, जिससे क्या करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेस निकालते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस किसे कहते हैं, जिसमें जीरो होता है, प्लेन स्ट्रेस जिसमें प्लेन जीरो होता है, उसमें क्या है स्ट्रेस जीरो, उसमें प्लेन जीरो। इसमें शीयर स्ट्रेस में क्या होता है, शीयर स्ट्रेस तो होता ही है बल बटा क्षेत्रफल। शीयर स्ट्रेस यूनिट 1 से देख लेंगे आप लोग। शीयर स्ट्रेस जब बल समांतर दिशा में लगता है तो परतों को सरकाता है। शीयर में समांतर रहेगा, कंप्रेसिव में बल वस्तु को दबाता है, टेंसाइल में जब बल वस्तु को खींचता है। स्ट्रेस भी 3 प्रकार के होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शीयर, ठीक है। समांतर से शीयर याद रखेंगे, शीयर से समांतर याद रखेंगे। कंप्रेसिव से दबाना हो जाएगा, वस्तु को दबाता है जब बल, और टेंसाइल से जब बल वस्तु को खींचता है। टेंसाइल से याद रखेंगे सील को खींचना पड़ेगा तभी टूटेगा, मतलब जैसे कागज़ में इस कहीं लगा है तो ऐसे ही खींचना और कंप्रेसिव बल को दबाना और शीयर से समांतर
शीर से समांतर याद रखेंगे। तो मैक्सिमम शीर स्ट्रेस वह स्ट्रेस जो किसी बिंदु पर अधिकतम स्ट्रेस उत्पन्न करता है। और शीर स्ट्रेस क्या है? शीर स्ट्रेस में क्या होगा कि बल जब समांतर लगेगा तो वहाँ शीर स्ट्रेस उत्पन्न होगा। अधिकतम शीर उत्पन्न करता है वह स्ट्रेस जो अधिकतम शीर उत्पन्न करता है, मैक्सिमम शीर स्ट्रेस कहलाता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस को समझाइए। प्रिंसिपल स्ट्रेस वह नॉर्मल स्ट्रेस है जहाँ शीर स्ट्रेस 0 होता है। ये तो भाई इजी है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मोर सर्किल क्या है? मोर सर्किल एक ग्राफिकल मेथड है, यहाँ हम लोग थे, जिससे हम प्रिंसिपल स्ट्रेस, शीर स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस निकाल सकते हैं। प्लेन स्ट्रेस 0, प्रिंसिपल स्ट्रेस 0, शीर स्ट्रेस समांतर, ठीक है, तीनों निकाल सकते हैं। शीर स्ट्रेस 0, शीर स्ट्रेस समांतर, प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 और शीर प्लेन स्ट्रेस 0, ठीक है, एंगल 0, एंगल निकाल सकते हैं। ये मोर सर्किल है भाई, इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल मेथड। द साइलेंड्रिकल सेल्स। थिन साइलेंडर क्या है? थिन साइलेंडर क्या है? जब डायमीटर थिकनेस से दोगुना या अधिक हो, डायमीटर थिकनेस से 20 गुना या अधिक हो तो उसे थिन साइलेंडर कहते हैं। जब डायमीटर थिकनेस से 20 गुना या अधिक हो तो उसे थिन साइलेंडर कहते हैं। हुप स्ट्रेस क्या है? हुप स्ट्रेस सिलेंडर की सर्कमफ्रेंशियल दिशा में उत्पन्न स्ट्रेस। सिलेंडर की वृत्त की दिशा में उत्पन्न, परिधि की दिशा में उत्पन्न स्ट्रेस को ही सिलेंडर स्ट्रेस कहते हैं, हुप स्ट्रेस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिलेंडर की लंबाई में उत्पन्न स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहलाता है। हुप स्ट्रेस ड्राइव कीजिए। हुप स्ट्रेस डेल्टा एच बराबर PD/2T, प्रेशर, डायमीटर, थिकनेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ड्राइव कीजिए, ठीक है। तो डेल्टा एल बराबर PD/2T, 2T डेल्टा 4T, ठीक है। हुप और लॉन्गिट्यूडनल में अंतर बताइए। हुप तो ज़्यादा होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कम होता है। हुप स्ट्रेस सर्किल से मतलब परिधि पर उत्पन्न होता है, लेंथ में उत्पन्न होता है, ये लंबाई में उत्पन्न होता है। लॉन्गिट्यूडनल उत्पन्न दोगुना होता है, आधा होता है, लॉन्गिट्यूडनल आधा होता है, हुप दोगुना होता है। न्यूमेरिकल आ गया आपका। हुप प्रेशर 2 हो जाएगा यदि, और डायमीटर 100 हो जाएगा, T समय 10 मिनट में mm हो जाएगा, तो हुप स्ट्रेस ज्ञात कीजिए। तो हुप स्ट्रेस डेल्टा एच बराबर 2 × 100/2 × 10 का कुल मिलाकर 10 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेम डाटा के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ज्ञात कीजिए। तो डेल्टा एल बराबर 2 × 100/4 × 4T होता है ना, तो 100 के बजाय 10 हो जाएगा T के जगह पर। तो 5 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शनल आ गया। स्ट्रेन एनर्जी डिफाइन कीजिए। पहले वाला डिफिनेशन प्लस फार्मूला लिख देंगे आप लोग। रिलायंस और प्रूफ रिलायंस में अंतर समझाइए। रिसिलियंस में एनर्जी पर वैल्यूम होता है, टोटल एनर्जी होता है, छोटा कॉम्पैक्ट कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम वैल्यू। चलो नीचे हम लोग देखते हैं, इसका हल भी होगा। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, विस्तार से समझाइए। स्ट्रेन एनर्जी जब किसी वस्तु पर भारी बल लगाया जाता है तो वह डिफॉर्म होती है, उसमें ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। वह ऊर्जा इलास्टिक लिमिट तक रिकवर हो सकती है, मुख्य बिंदु। डिफॉर्म के कारण रिस्टोर होती है। U बराबर हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वैल्यूम, या σ/2E इंटू वैल्यूम। स्प्रिंग डिजाइन उपयोग। स्प्रिंग डिजाइन में शॉक एब्सॉर्प्शन में, स्प्रिंग के डिजाइन में करने में इसका उपयोग होता है, और एब्सॉर्प्शन सिस्टम में, ठीक है। एब्सॉर्प्शन सिस्टम मतलब
किसी भी चीज़ को ऑब्जॉर्व करने में। रिलायंस, प्रूफ रिलायंस, मॉड्यूलस ऑफ रिलायंस, रेसिलियंस में अंतर समझाइए। तो रेसिलियंस इलास्टिक लिमिट तक अब्सॉर्ब की गई स्ट्रेन एनर्जी को रेसिलियंस कहते हैं। इलास्टिक लिमिट तक मैक्सिमम अब्सॉर्ब की गई स्ट्रेन एनर्जी को, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट तक। इलास्टिक लिमिट तक बॉडी द्वारा स्टोर की गई मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, प्रूफ एनर्जी जो होगा बॉडी द्वारा स्टोर की गई मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा। यहाँ स्टोर की गई स्ट्रेन एनर्जी और यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी। वहाँ केवल एनर्जी है रेसिलियंस में, और प्रूफ रेसिलियंस में मैक्सिमम हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस प्रति इकाई आयतन स्ट्रेन एनर्जी। मॉडुलस ऑफ रेसिलियंस बराबर स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, प्रति इकाई आयतन स्ट्रेन एनर्जी। मॉडुलस रेसिलियंस बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। रेसिलियंस बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट क्वांटिटी। अंतर क्या है रेसिलियंस में, रेसिलियंस हो जाएगा एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, प्रूफ रेसिलियंस में मैक्सिमम एनर्जी, और मॉडुलस में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इतने मतलब परिभाषा में लिखा है। सडनली और इम्पैक्ट लोड समझाइए। ग्रेजुअली लोड, अप्लाइड लोड, धीरे धीरे बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है। यू बराबर हाफ पी डेल्टा। सडनली अप्लाइड लोड अचानक लगाया जाता है, स्ट्रेस बराबर 2 इंटू ग्रेजुअल, यू बराबर पी इंटू डेल्टा। इम्पैक्ट लोड ऊंचाई से गिरकर लगता है, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सडनली में क्या होगा, अचानक हो जाएगा। ग्रेजुअली में धीरे धीरे स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस 2 ग्रेजुअल होता है, 2 गुना ग्रेजुअल होगा भाई। और इम्पैक्ट में क्या होगा, ऊंचाई से गिरेगा, स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होगा। इम्पैक्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब ही प्रभाव होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, विस्तार समझाइए। प्रिंसिपल स्ट्रेस वह नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं जहां शियर स्ट्रेस शून्य होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं 2-3 बार। यहाँ शियर स्ट्रेस क्या होता है, शून्य होता है। शियर स्ट्रेस मतलब समांतर स्ट्रेस, समांतर लगा हुआ बल। 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं, मुख्य बिंदु इसमें 2 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस 2 प्रकार के होते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मिनिमम। जहाँ ये देखिए आप लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसको याद करना हो याद कर लीजिए, वरना रहने दीजिए। फेल्योर एनालिसिस मशीन डिजाइन, इसका उपयोग कहाँ होगा, फेल्योर एनालिसिस में, मशीन डिजाइन करने में, मशीन के डिजाइन करने में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का उपयोग होता है। शियर स्ट्रेस शून्य होगा इसमें। मोर सर्कल समझाइए। मोर सर्कल एक ग्राफिकल मेथड है जिससे स्ट्रेस का विश्लेषण किया जाता है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, प्लेन एंगल, ठीक है। आप लोग जानते हैं क्या क्या इससे निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालते हैं और प्लेन एंगल निकालते हैं। स्ट्रेस वैल्यू प्लॉट करो, सर्कल बनाओ, वैल्यू निकालो, ठीक है। डायग्राम बनाना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। स्ट्रेस वैल्यू प्लॉट करो, सर्कल बनाओ एक, फिर वैल्यू निकालो। सर्कल बना के आप लोग ऐसे निकाल देना किसी तरह, स्ट्रेस वगैरह लगा के उसी में। थिन सिलेंडरिक सेल क्या है समझाइए।
जब सिलेंडर का डायग्राम उसकी थिकनेस से 20 गुना अधिक होता है उसे थिन सिलेंडर कहते हैं। बॉयलर गैस सिलेंडर। सिलेंडरिक डायमीटर उसकी थिकनेस से 20 गुना या अधिक होता है उसे थिन सिलेंडर कहते हैं। हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस समझाइए। यह सिलेंडर की गोलाई दिशा में कार्य करता है। हुप स्ट्रेस क्या करता है? यह सिलेंडर की गोलाई की दिशा में कार्य करता है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या करता है? लंबाई की दिशा में कार्य करता है। संबंध हो जाएगा डेल्टा एच बराबर 2 डेल्टा एल। ठीक है, ऊंचाई से दुगना हो जाएगा आपका लंबाई आधा रहेगा, ऊंचाई दोगुना रहेगा। जैसे लंबाई जो होगा वो ऊंचाई के आधा रहेगा। थिन सिलेंडर में फेल्योर कैसे होता है? सिलेंडर में फेल्योर दो प्रकार के होते हैं, सरकमफ्रेंशियल फेल्योर और लॉन्गिट्यूडिनल फेल्योर। हुप स्ट्रेस के कारण सिलेंडरिक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में फटता है और ये लॉन्गिट्यूडिनल फेल्योर ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के कारण और सिलेंडरिक सरकमफ्रेंशियल डायरेक्शन में फटता है। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी के विभिन्न स्केच समझाइए। ग्रेजुअल लोड, सडन लोड और इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड सबसे ज़्यादा होगा, सडन लोड इससे कम होगा, ग्रेजुअल लोड इससे कम होगा। ठीक है, सडन लोड ग्रेजुअल लोड का दोगुना होता है, जानेंगे आप लोग। ये वाला याद करना हो याद कर लेंगे। प्रिंसिपल प्लेन क्या है? वह प्लेन जहाँ शेयर स्ट्रेस शून्य होता है, केवल नॉर्मल स्ट्रेस कार्य करता है, प्रिंसिपल प्लेन कहलाता है। आज का क्लास यहीं तक, और प्रिंसिपल प्लेन आप लोग याद कर लेंगे, शेयर स्ट्रेस 0 होगा, केवल नॉर्मल स्ट्रेस कार्य करता है। ठीक है, तो यहीं तक। थैंक यू। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। धन्यवाद।